नमस्कार। विकास की परिकल्पना में आगे हम देखेंगे डार्विन का सिद्धांत। जिस जैव विकास की परिकल्पना जो चार्ल्स डार्विन ने के द्वारा प्रस्तुत की गई है उसे हम डार्विनिज्म कहते हैं या फिर उसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकृतिवरण का सिद्धांत कहते हैं। डार्विन के द्वारा जो प्रकृतिवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसे हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में 1859 में प्रकाशित हुआ है। डार्विन के अनुसार इसके प्रकृतिवरण सिद्धांत के कुछ तथ्य हैं जिससे कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाले हैं, या कह लो कि उनके जो पोस्ट्यूल्स हैं, उनके जो अभिधारणाएं हैं इस सिद्धांत की, वो कुछ इस तरह से है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। प्रत्येक जीव जाति की स्थायी संतुलित आबादी है। जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं एवं वंशांगति और योग्यतम की अतिजीविता, वातावरण में निरंतर परिवर्तन या अनुकूलन। तो इस प्रकार से ये जो तथ्य हैं इनके कुछ निष्कर्ष उन्होंने जो निकाले हैं वो है जीवन संघर्ष, योग्यतम की अतिजीविता या प्राकृतिक चरण मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। फिर तीसरा है प्रकृति चयन तथा संरचनात्मक रूपांतर के फलस्वरूप नई जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डार्विन ने कुछ ये इस तरह से कुछ तथ्य को दिए हैं और इन तथ्य के आधार पर ये तीन निष्कर्ष निकाले हैं और इनके आधार पर उन्होंने कुछ 5 अभिधारणाएं प्रस्तुत की हैं। उन 5 अभिधारणाओं में इस प्रकार है: संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा है जीवन संघर्ष, तीसरी है विभिन्नताएं एवं इनकी वंशांगति, चौथा प्रकृतिवरण या योग्यतम की अतिजीविता और पांचवा लास्ट जाति की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम आते हैं संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो प्रकृति में प्राणियों व पादपों की जीवित रहने वाली संख्या की तुलना में उनकी संतति उत्पादन की दर का अनुपात बहुत अधिक होता है। मतलब प्रत्येक जाति को रिप्रोडक्शन करके और संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सीपी है, उसकी मादा एक मौसम में लगभग 10 लाख अंडे देती है। इसी तरह से एक मशरूम है, उसके काफ़ी सारे बीजाणु काफ़ी सारे एक मशरूम काफ़ी सारे बीजाणुओं को उत्पन्न करता है और ये उसके बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक पादप बनाते हैं। यदि इस तरह से जितने बीजाणु या अंडे पाए जाते हैं पृथ्वी पर उनके द्वारा बनते हैं, यदि सारे अंकुरित हो जाएं और नए पादप को जन्म दे दें तो पृथ्वी जो है पूरी उन्हीं पादपों से भर जाएगी। दूसरा है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवन का संघर्ष। तो जीवन संघर्ष के अंतर्गत डार्विन ने कहा है कि प्रकृति में वास्तव में किसी भी जाति की सदस्य संख्या स्पष्ट गुणोत्तर अनुपात में बढ़ती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनके सदस्य वयस्क बनने या प्रजनन करने योग्य होने से पहले ही किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी कारण से मर जाते हैं। जीवों में जनन की दर तो बहुत अधिक होती है, लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध स्थान, सीमित खाद्य पदार्थ और उनके बीच में जो आश्रय, प्रजनन स्थल और इन सभी कारकों से उनको प्रतियोगिता करनी होती है और इसी प्रतियोगिता को ही उन्होंने स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस का, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, नाम दिया है। प्रत्येक जीव को जीवन में जो संघर्ष करना होता है वो 3 प्रकार से संघर्ष होता है: आंतर जातीय, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। आंतर जातीय संघर्ष के अंदर जो जाति विशेष एक ही जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होता है, तो एक ही जाति के सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं और उनके बीच में जो संघर्ष होता है वो सर्वाधिक तीव्र होता है।
क्योंकि इनके बीच का जो संघर्ष होगा वो समान होगा, उनको समान रूप से भोजन, उपयुक्त स्थान आदि सभी चीज़ों के लिए आपस में संघर्ष करना होता है। मतलब एक ही जाति के बीच में संघर्ष होगा। अब अंतराजातीय, यहाँ पर दो विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में संघर्ष होगा, इसलिए उसको अंतराजातीय संघर्ष भी कहते हैं। और इस संघर्ष में भोजन, प्रकाश, उपयुक्त आवास, वायु, जल आदि की आवश्यकताओं के लिए उनको संघर्ष करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने फसली पौधा खेत में लगा रखा है, तो फसली पौधों के साथ अन्य जंगली पौधे भी उग जाते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। और उन खरपतवार और फसली पौधों के बीच में जो संघर्ष होता है वो संघर्ष कहलाता है अंतराजातीय संघर्ष। इसके बाद जो तीसरा संघर्ष है वातावरणीय संघर्ष, तो सभी जीवों को भौतिक वातावरण में रहते हुए अपने आप को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो उन जीवों को गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान आदि से संघर्ष करना पड़ता है। फिर अगला जो है उसका अभिधारणा वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, मतलब विभिन्नताएं और इनकी वंशांगति। तो विविधता जो है वो प्रकृति का एक नियम है और सामान्य रूप से देखने को मिलता है। जुड़वां जीवों को छोड़कर अन्य सभी दो सजातीय सदस्य पूर्णतः समान नहीं होते हैं। इनकी आवश्यकताएं भी समान नहीं होती है। मतलब ये विभिन्नताएं जीवों की फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी में होती है और ये विभिन्नताएं जीवों के लिए कुछ उपयोगी होती है और कुछ अनुपयोगी होती है। ये जो विभिन्नताएं जो जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं और कुछ हानिकारक होती है। तो विभिन्नताएं जो वंशांगत उपयोगी विभिन्नताएं जो होती हैं वो वंशांगत होती है। कभी कभी संपूर्ण संख्या में से जो शेष हैं वो भिन्न हो जाती हैं। जैसे टैक्सोनॉमिस्ट ने कहा है, जैसे एक ही जाति की संपूर्ण संख्या में से कुछ जो है वो किसी वातावरणीय कारक से, किसी भी कारण से यदि भिन्न हो जाती है तो उसको टैक्सोनॉमिस्ट ने उसको सब स्पीसीज कहा है। तो डार्विन की प्रारंभिक जातियां समय व्यतीत होने पर पूरी एक जाति के स्तर को प्राप्त कर लेती है। तो डार्विन के अनुसार विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है। मतलब कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के कारण ही जाति की उत्पत्ति होती है। और ये विभिन्नताएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सतत विभिन्नताएं और दूसरी असतत विभिन्नताएं। वे विभिन्नताएं जो एक विशिष्ट लक्षण में विभिन्नताओं के संपूर्ण परास को प्रदर्शित करती है वे सतत विभिन्नताएं कहलाती है। और वे विभिन्नताएं जो अनायास ही प्रकट हो जाती हैं और किसी प्रकार का श्रेणी क्रम प्रकट नहीं करती हैं, मतलब कोई क्रम नहीं प्रदर्शित करती हैं, इन्हें असतत विभिन्नताएं कहते हैं। और अनायास ही परिवर्तन प्रकट हो जाने को म्यूटेशन, ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन की संज्ञा दी है। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जीवन के संघर्ष में प्रत्येक जीव की विभिन्नताओं का बहुत महत्व होता है। और डार्विन के अनुसार सदस्य जिनकी अधिकांश विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं जीवन संघर्ष में वे सफल होते हैं। मतलब जो सभी तरह से वातावरण से अंतराजातीय संघर्ष करके यदि जीवित रह जाता है, प्रकृति उसका वर्ण करती है, अर्थात कि नेचुरल उसका सिलेक्शन होता है, वही जीव जीवित रहता है। इसके विपरीत जो अनुपयोगी विभिन्नताओं वाले जीव जो किसी न किसी अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं जीवों को जीवन संघर्ष में योग्यतम बनाती है और प्रकृति उपयोगी विभिन्नताएं युक्त जीवों का ही वर्ण या चयन करती है। मतलब जो उन्हीं का वर्ण होगा जो कि जीवन से संघर्ष करके, प्रकृति से या आपस में संघर्ष करके जीवित रहेगा। तो इसको एक अंग्रेजी दार्शनिक हार्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संदर्भ में इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम दिया तथा जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा।
जो कि डार्विन के सिद्धांत का मुख्य तत्व है। इसके अनुसार ऐसी विभिन्नताएं जिनके होने से प्राणी या जीव को सहायता मिलती है परिरक्षित हो जाती हैं, अर्थात प्रकृति में लाभदायक विभिन्नताओं का परिरक्षण या उनका ही प्रकृति चयन कहलाता है। और जीव प्रकृति वर्णन में उपयोगी विभिन्नताओं युक्त जीवों को ही प्राथमिकता मिलती है। इसका जो लास्ट पोस्ट्यूल है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वातावरणीय दशाएं जो है हमेशा स्थायी नहीं होती हैं, ये निरंतर बदलती रहती हैं और बदलती हुई दशाओं के अनुसार जीव अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात उस जो विभिन्नता है उसके प्रति एडॉप्ट हो जाते हैं, अनुकूलन उनमें आ जाता है। अनुकूलन की क्षमता जीवन संघर्ष में विजयी होने के लिए बहुत आवश्यक होती है, मतलब प्राणी को जीवित रहने के लिए अनुकूलन करना बहुत ज़रूरी होता है। अतः अनुकूलन में सहायक विभिन्नताएं लाभदायक होती हैं, जबकि अनुकूलन की क्षमता की कमी वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मीसोजोइक एरा में जो विशालकाय जीव डायनासोर जो थे उनका विनाश परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियों में और उनके कारण हुआ, क्योंकि उनको उन परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियों से अनुकूलन की क्षमता की कमी थी, इस कारण से उनका विलोप हो गया। तो प्राकृतिक चयन निरंतर चलता रहता है और प्रकृति सदैव विभिन्नता वाले जीवों का चयन करती है। स्पीसीज की उत्पत्ति के बारे में डार्विन की धारणा थी कि प्रकृति द्वारा किन्हीं विशेष प्रकार की विभिन्नताओं के निरंतर वर्ण के परिणाम स्वरूप ये विभिन्नताएं संततियों में क्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित या संग्रहित हो जाती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं युक्त जीव अपने पूर्वज से अत्यधिक भिन्न होते चले जाते हैं और जिससे कालांतर में नई जाति का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद जो सिद्धांत दिया डार्विन ने ये स्पीसीज़ में जो कैरेक्टर जो पुरानी स्पीसीज़ से नई स्पीसीज़ में जो कैरेक्टर आ जाते, संतति में जो कैरेक्टर आ जाते हैं जो विकसित हैं उनमें, तो इस प्रकार से उसके लिए उन्होंने एक थियोरी ऑफ पैंजेनासिस दिया कि अनुवांशिकी के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो माता पिता के जो लक्षण है वो संतान में वंशांगत होते हैं, तो और ये जो वंशांगत होते हैं तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में जीन्स से संबंधित होते हैं। मेंडल ने मटर पे जो अनुवांशिकी संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए थे वो डार्विन की मृत्यु के पूर्व प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन डार्विन की जो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय अनुवांशिकी संबंधी मूल सिद्धांतों से वे अज्ञात थे। इसलिए डार्विन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांगत होने वाले तथा न होने वाली विभिन्नताओं में भेद नहीं कर सके और उन्होंने कंटिन्यूअस तथा वातावरणीय प्रभाव के कारण उपार्जित लक्षणों की विभिन्नताओं सहित अस्थिर विभिन्नताओं को प्रकृति चयन के लिए रॉ मटेरियल बताया और इन सभी विभिन्नताओं की वंशांगति को स्पष्ट करने के प्रयास में डार्विन ने पेंजिनवाद प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव के प्रत्येक अंग से छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं और इन कणों में उस अंग से संबंधित सूचना होती है और जिस अंग से ये उत्पन्न हुए हैं उन सूक्ष्म कणों को पेंजीन कहते हैं और डार्विन के अनुसार ये पेंजीन गैमेट्स में आगे चलकर गैमेट्स में एकत्रित हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट में प्रत्येक अंग से कम एक एक पेंजीन अवश्य होता है और जाइगोट के बन जाने पर इन पेंजीन में से प्रत्येक पेंजीन उसी अंग की रचना करने लगता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत पेंजिनवाद जो डार्विन के द्वारा दिया गया, ये लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशांगति के सिद्धांत के समान ही था, इसलिए इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। पर फिर भी नेचुरल सिलेक्शन जो उन्होंने बताया था उसके आधार पर इनके बात को काफ़ी मान्यता मिली थी। फिर डार्विन के सिद्धांत में जो कई सारे से दोष थे वो कुछ इस तरह से हैं कि जो डार्विन ने सिद्धांत दिए थे उनके अंदर
विकास की परिकल्पनाओं का गहन अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक ने इन सिद्धांतों में काफ़ी कुछ दोष पाए, जो इस प्रकार है कि विभिन्नताओं का कारण। डार्विन के अनुसार विकास उपयोगी विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन का परिणाम है। जीवों में ये विभिन्नताएं क्यों पैदा होती है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, नॉन अडॉप्टिव ट्रेट्स, तो ऐसे लक्षण जो जीव के लिए अनुपयुक्त होते हैं, वो क्यों पैदा हो जाते हैं, इससे डार्विन के विकास के सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। फिर अतिविशिष्टीकरण, ऐसे अनेक पौधे व जंतु जिनमें अंग या संरचनाएं ऐसी भी हैं जिनका सिलेक्टिव मूल्य नहीं है, फिर भी ये जीवों में स्थिर गुण के समान पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आयरलैंड के बारहसिंगों में सींग इतने बड़े बड़े होते हैं, ये इन जातियों के लिए हानिकारक भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक पादपों के पुष्पों के अलावा अन्य भागों में मकरंद कोश का मिलना, आर्किड के पुष्प की अति विशिष्ट पुष्प संरचना, ऐसी कई सारी संरचनाएं हैं जो अतिविशिष्टीकरण के ये प्रमाण प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की असत्यता का समर्थन करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार उनका ये प्रमुख पहलू है कि अनुकूलतम जीव ही जीवित रहता है। प्रकृति में भयंकर दुर्घटनाओं में अनुकूलतम या अनुपयुक्त जीव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी संयोगवश अनुपयुक्त जीव भयंकर विनाश दुर्घटना से भी बच जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हासित होना, प्रकृति वर्ण के अनुसार किसी अंग के हासित हो जाने को नहीं समझाया जा सकता। जैसे कि जीव के लिए कोई अंग अनुपयोगी है तो उस अंग का हास हो गया है, ऐसा निराधार स्पष्टीकरण है, क्योंकि हासित हो जाना किसी क्रिया का प्रभाव है, उसका कारण नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन, जीवों में अनेक वेस्टिजियल ऑर्गन्स मिलते हैं जो सामान्यतः प्रकृति वर्ण के अनुसार उसको नहीं समझाया जा सकता। कनेक्टिंग लिंक, अनेक जीव वर्गों में योजक कड़ियाँ नहीं मिलती हैं, और इन वर्गों में योजक कड़ियाँ क्यों नहीं मिलती हैं, ये इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डार्विन ने उपार्जित लक्षणों की वंशांगति को अप्रत्यक्ष रूप से पेंजिनवाद के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। विभिन्नताएं, डार्विन ने आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय विभिन्नताओं में कोई भेद नहीं किया। सतत और असतत दो प्रकार की विभिन्नताओं को स्वीकारा। डार्विन के अनुसार सतत विभिन्नताएं विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, परंतु यह अनुभव नहीं किया कि सतत विभिन्नताओं में से अधिकांश आनुवंशिक नहीं है। इसके बाद स्थलीय जीवों का विकास, तो जलीय जीवों से स्थलीय जीवों के विकास को प्रकृति चयन के सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। फिर समन्वित समूहों की संरचनाओं के समूह, जीवों में समन्वित संरचनाओं के समूह की उत्पत्ति के बारे में डार्विनवाद में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जैसे पक्षियों में पंखों का विकास किसी एक प्रारंभिक विभिन्नता के निरंतर प्रकृति चयन से हुआ, लेकिन पंखों के साथ साथ इनसे संबंधित पेशियां, हड्डियां, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाओं आदि का विकास कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। फिर योग्यतम का आगमन, डार्विनवाद योग्यतम की अतिजीविता को स्पष्ट नहीं कर सका। अब ये तो सारे इसके दोष हो गए, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो इसके अंदर मेंडल से अनभिज्ञ थे, जो डार्विन के लक्षणों की वंशांगति, इसके अंदर स्पष्ट वंशांगति, डार्विन ने इसमें लक्षणों की वंशांगति को स्पष्ट नहीं किया गया था। तो कुछ मेंडल के वाद के बाद जब कुछ वैज्ञानिकों ने इसको मॉडिफाई किया और उसको नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है।
कुछ मॉडिफाई किया साइंटिस्ट ने, और इनमें से जो कुछ साइंटिस्ट है, राइट, डॉब्जस्की, स्टैबिन्स, हक्सले आदि वैज्ञानिकों ने इसको कुछ मॉडिफाई करके और नया डार्विनिज़्म, नियो डार्विनिज़्म थ्योरी प्रस्तुत की। इसकी थ्योरी की कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं, जैसे जो उसमें सम्मिलित किए गई हैं बेसिक प्रोसेसेस जो न्यू एडॉप्टिव डायरेक्शन देती हैं। तो उसके अंदर जो पहली है जीन म्यूटेशन, दूसरी है गुणसूत्रों की रचना एवं संख्या में परिवर्तन, तीसरा आनुवांशिक पुनर्योजन, चौथा प्राकृतिक चयन और पांचवा जननात्मक पृथक्करण। तो जाति विशेष के किसी एक सदस्य के सारे जीन मिलकर किसी जीनी संरचना का जीनोटाइप बनाते हैं और किसी विशेष में जाति के सभी सदस्य में उपस्थित जीन मिलकर जाति का जीन पूल बनाते हैं। उपरोक्त 5 क्रियाओं में से पहली जो 3 प्रक्रियाएं हैं, मतलब जीन म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक पूल के व्यक्तिगत जीनी रचना में विभिन्नताएं बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। और शेष जो जैव विकास जो प्रक्रियाएं हैं, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये जैव विकास की दिशा प्रदान करती हैं। और इसके अतिरिक्त 3 और प्रक्रियाएं हैं जो विभिन्नताओं को बढ़ाने में सहायता करती है, जैसे माइग्रेशन, जीवों का एक समूह से दूसरे समूहों में प्रवास या स्थानांतरण, दूसरा संकरण, उपजातियों और जातियों और संबंधित वंशों में के बीच जनन, और तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो कभी कभी किसी बड़ी आबादी या समूह का एक छोटा भाग मुख्य समूह से पृथक हो जाता है, या किसी बड़े समूह के अधिकांश सदस्य शिकार, महामारी, बाढ़, अकाल, सूखा आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो शेष बचे छोटे समूह या सदस्य में मूल समूह को पूरा जीन संचय नहीं होता है, मूल समूह का पूरा जीन संचय नहीं होता है। तो कई जीन बिल्कुल नहीं होते हैं और कुछ का प्रतिशत संख्या बढ़ या घट जाती है। तो जीन पूल में इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जितनी भी प्रक्रिया के कारण जो अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो जितनी भी ऊपर प्रक्रियाएं हमने बताई हैं, माइग्रेशन और ये सारी जो प्रक्रियाएं बताई हैं, तो किसी भी जाति की जनसंख्या समष्टि में विभिन्न प्रकार के जीनोटाइप बन जाते हैं और ये नए जीनोटाइप एक रॉ मटेरियल है और जिस पर नेचुरल सिलेक्शन कार्य करता है। प्राकृतिक चयन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या के उन सदस्यों को विकास एवं जनन का सबसे अधिक अवसर मिलता है जिनके जीनोटाइप में वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता वाले जीन्स होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक चयन से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन में लाभदायक लक्षणों के जीन्स की संख्या बढ़ती जाती है। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? तो प्रत्येक जाति की उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में होती है और जैसे जैसे इस जाति की जनसंख्या बढ़ती है, आबादी का चारों ओर विस्तार होता रहता है और फिजिकल बैरियर यानी कि नदी, पर्वत, सागर आदि के कारण उसकी जनसंख्या कई क्षेत्रों में बंट जाती है, अर्थात उसका जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, इसको हम कहेंगे जो जनसंख्या का बंटवारा हो जाता है इन भौतिक अवरोधों के कारण, उसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो धीरे धीरे प्रत्येक जनसंख्या अपने क्षेत्र की वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूलित होकर बदलने लगती है और हजारों लाखों वर्ष में ये इतनी बदल जाती है कि इन जातियों के सदस्यों के बीच जनन होना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा जननात्मक पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, पृथक जातियों का घोतक होता है और इस विधि से एक ही जाति से कई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो जाती। तो इस तरह से ये जो नियो डार्विनिज्म के द्वारा हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को भी
समझा सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।